चलिए मॉर्निंग नॉन स्टॉप की शुरुआत करते हैं। बाइक में पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए आज से हेलमेट पहनना जरूरी हो गया है। बाइक के पीछे बैठने पर हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चे पैदा न कर पाने वाले पुरुषों के वैवाहिक अधिकार पर अदालत ने हथौड़ा चला दिया है। इंतजार अब सरकार के जवाब का है, जिसके बाद तय हो जाएगा कि नामर्द पुरुषों को विवाह का अधिकार मिले या न मिले। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने विवाह के लिए पोटेंसी टेस्ट की वकालत कर नामर्द पुरुषों के सामने विकट चुनौती पेश कर दी है। नपुंसकता और सेक्स में नाकाम रहने की वजह से टूटते घरों को बचाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट दिल्ली में 2 व्हीलर सवार महिलाओं के लिए आज से हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया है। पीछे बैठने पर भी उन्हें हेलमेट लगाना होगा। यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। हालांकि केवल सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट मिलेगी। गुरुवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकार ने नए नियमों के लिए दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 115 में संशोधन किया है। हालांकि रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने सिख महिलाओं को छूट देने का विरोध किया है। इससे पहले इस मुद्दे पर आम जनता के अलावा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और अन्य संगठनों के सुझाव मांगे गए थे। परिवहन विभाग के मुताबिक अकेले दिल्ली में 2012 में दोपहिया वाहनों पर बैठने वाली कुल 576 सवारियों की जान दुर्घटनाओं में चली गई। दोपहिया वाहनों में सबसे बड़ा खतरा हेलमेट का इस्तेमाल न करने से माना जाता है। 1998 में भी दिल्ली सरकार ने यह नियम बनाया था, लेकिन सिख समुदाय के लोगों के विरोध के बाद इसे ऐच्छिक बना दिया गया था। और प्रधानमंत्री जनधन योजना पहले ही दिन हिट रही। योजना के लॉन्चिंग मौके पर करीब 1.5 करोड़ लोगों ने खाते खुलवाए। प्रधानमंत्री जनधन योजना पहले दिन ही हिट रही। इस मौके पर देश भर में 1.5 करोड़ लोगों ने खाते खोले और अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की पहली फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना का आगाज करते हुए कहा कि देश में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को पाटने के लिए आर्थिक छुआछूत को खत्म करना होगा और इस योजना का यही लक्ष्य है। इस योजना के पहले चरण के तहत अगले साल 15 अगस्त तक 7.5 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को 26 जनवरी 2015 तक ही पूरा कर लिया जाएगा। जनधन योजना के तहत खाता खोलने के लिए किसी तरह की न्यूनतम राशि की जरूरत नहीं होगी और खाता धारक को क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। साथ ही 1 लाख रुपए का आकस्मिक दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए का जीवन बीमा मिलेगा। बाद में खाता धारकों को 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा भी मिलेगी। इस योजना की शुरुआत के साथ ही देश भर में 77,000 जगहों पर खाता खोलने का काम हुआ, जिसमें 20 मुख्यमंत्रियों, कई केंद्रीय मंत्रियों, अधिकारियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 5 सितंबर को गुरु उत्सव मनाने का फैसला किया है। 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन मोदी सरकार ने अब इसे गुरु उत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसके तहत विद्यार्थियों से अपील की गई है कि अगर उनके पास अपने गुरु और टीचर को नमन करने के लिए निबंध है तो लिखकर भेजें और इसी निबंध प्रतियोगिता का नाम गुरु उत्सव है। दरअसल केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी सूरत में गुरुवार को प्रधानमंत्री जनधन योजना के शुभारंभ के मौके पर गुरु उत्सव का ऐलान कर रही थी। स्मृति ईरानी ने कहा कि देश और समाज को कुछ समर्पित करने का दिन है 5 सितम्बर। देश में एक ऐतिहासिक योजना की घोषणा हुई है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये योजना अपने आप में अनोखी इसलिए है क्योंकि इस योजना के माध्यम से हर नागरिक देश का आर्थिक रूप से सशक्त होगा। आर्थिक सुविधा हर नागरिक तक पहुंचाने का इस योजना के माध्यम से प्रयास है। केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी जनधन योजना के शुभारंभ के लिए सूरत पहुंची थी। यहाँ उन्होंने सरकार की योजना की जानकारी दी और पहले दिन योजना का लाभ लेने वाले लोगों का सम्मान भी किया। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि 5 सितंबर को गुरु उत्सव मनाने का फैसला किया गया है। टीएमसी के विधायक दीपक हल्दर के बयान पर बवाल मचा है। दीपक हल्दर ने बयान दिया है कि जब तक दुनिया है रेप होते रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस के विधायक दीपक हल्दर के के बयान पर बवाल मच गया है। तृणमूल के विधायक दीपक हल्दर ने कहा कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक बलात्कार होंगे। दक्षिण 24 परगना जिले में बुधवार को डायमंड हार्बर में बैठक के दौरान हल्दर ने कहा कि बलात्कार पहले भी होते थे, बलात्कार अब भी हो रहे हैं। जब तक दुनिया रहेगी बलात्कार होते रहेंगे। इसकी विपक्ष और महिला अधिकार समूहों ने कड़ी निंदा की है। हल्दर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से महिला होने के नाते ऐसे बयान पर फौरन कार्रवाई की मांग की है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात तो ये कि महिला मुख्यमंत्री के होते हुए इस तरह की बातें उनके नेता करते हैं और वो उनको सजा का कोई प्रावधान उन्होंने नहीं रखा है। मैं सोचती हूँ पार्टी से भी निष्कासन होना चाहिए और जो अगर पार्लियामेंट में है तो वहाँ से और असेंबली में है तो वहाँ से। फिलहाल इस पूरे मामले में सियासत गरमाने के बाद विधायक दीपक हल्दर अपने बयान से पलट गए और उन्होंने सफाई भी दी।
हलदर ने कहा कि उन्होंने बयान जागरूकता फैलाने के लिए दिया है। हलदर ने कहा कि बलात्कार को सामाजिक बीमारी करार दिया जाए और वो इसका किसी तरह से समर्थन नहीं करते। जनधन योजना की शुरुआत के मौके पर ही सियासत शुरू हो गई है। पंजाब में इस योजना की लॉन्चिंग के मौके पर पीएम की जगह सीएम के फोटो लिफाफे पर थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना पर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल जनधन योजना के आगाज के मौके पर पंजाब में प्रधानमंत्री की जगह लिफाफे पर मुख्यमंत्री की फोटो थी। मुख्यमंत्री की फोटो वाला लिफाफा लोगों को बांटा गया। लिफाफे में सिर्फ अंदर प्रधानमंत्री का नाम लिखा था, लेकिन फोटो नहीं। जाहिर है पंजाब में बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल गठबंधन की सरकार है, लेकिन अकाली दल बीजेपी को इसका राजनीतिक फायदा देने के मूड में नहीं है। बठिंडा के एल पैलेस में गुरुवार देर शाम कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने गरीबों को सरकार की तरफ से शुरू योजना के बारे में बताया। वहीं अपने ससुर और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की जमकर तारीफ की। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन ने अपने साले के साथ मिलकर अपनी मौत की जो साजिश रची थी उसका खुलासा हो गया है। 2 मई को नोएडा एक्सप्रेसवे पर जली हुई कार में मिली आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन के लाश की गुत्थी को आखिरकार नोएडा पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और जब वो इसकी तह तक पहुंची तो सनसनीखेज खुलासे ने सबको चौंका दिया। मरा हुआ शख्स चंद्रमोहन जिंदा निकला और उसी ने खुद के कत्ल की साजिश रची थी। उसने ये प्लान बनाया कि अगर मैं इसको मार के अपनी गाड़ी में डाल दूं तो सभी लोग सोचेंगे कि मेरी डेथ हो गई है और फिर मेरा कोई ट्रेस नहीं बचेगा, कोई ट्रेन नहीं बचेगा। उसके बाद मैं जो भी लाइफ लीड करना चाहूंगा वो लाइफ लीड करूंगा कहीं जाके। पुलिस कार के मॉडल और नंबर से कार के मालिक चंद्रमोहन के घर तक पहुंची। इस मामले में चंद्रमोहन के घर वालों ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की और पूरे क्राइम सीन का रिग्रेशन कराया। पुलिस ने होंडा कंपनी की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई और पुलिस चंद्रमोहन तक पहुँचने में कामयाब हो गयी। पुलिस को चंद्रमोहन ने पूछताछ में बताया कि वारदात से 2 दिन पहले उसने अंसल प्लाजा के पास एक मनोरोगी को देखा और सोचा कि इसको कत्ल कर ये साबित कर देगा कि चंद्रमोहन मारा गया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा, क्योंकि उसके पारिवारिक रिश्ते ठीक नहीं थे। इस साजिश में उसने अपने साले को भी शामिल कर लिया। अब चंद्रमोहन पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे सनसनीखेज मामले के कई और राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। यूपी के गाजियाबाद में एक लड़की ने दूसरे संप्रदाय के युवक पर जबरन शादी कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। देश में इन दिनों आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद में एक लड़की ने दूसरे संप्रदाय के युवक पर जबरन शादी कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां कोलकाता की रहने वाली एक युवती ने उम्रदराज नामक एक शख्स पर जबरन शादी पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। पता था कि लड़की हिंदू है वो? हाँ पता था। तुमने हिंदू बन के उससे मिले थे? नहीं, कुछ नहीं। मैं वहाँ पे पेंटिंग का काम करता था, बोर्ड लिखता था। वो वहाँ पे ईंट गारा करती थी, मकान बनवाती थी, खूब अच्छी तरह से पता था। शादी बाद में हुई है, पहले 2-3 महीने से। वहाँ मंदिर में शादी हुई तुम्हारी? नहीं, मैं कभी कलकत्ता गया ही नहीं। मंदिर में कहीं भी नहीं गया। सर जी यही की बात है, आरटीओ के सामने में फैक्ट्री में भी गवाह मिल जाएंगे। ये आरटीओ प्रगति मैदान पावर हाउस, इसके सामने। 24 अगस्त की रात को साहिबाबाद पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद लड़के के पिता और भाई को हिरासत में ले लिया, लेकिन उम्रदराज फरार हो गया था। उम्रदराज साहिबाबाद क्षेत्र के अर्थला गांव में रिश्तेदारों के यहाँ ठहरा था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उम्रदराज कई कहानियां बना रहा है। उम्रदराज के मुताबिक ये उसकी दूसरी शादी है। बताया जा रहा है कि पहली बीवी से लड़की पैदा होने की वजह से उसने दूसरी शादी की है। यूपी के मुरादाबाद में मानव तस्करी का मामला सामने आया है। 2 लड़कियों को मानव तस्करी के गिरोह से छुड़ाया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 नाबालिग लड़कियों को बेचे जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तस्करी कर लाई गई दोनों लड़कियों को खरीदारों के चंगुल से छुड़ा लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। युवतियों को बेचे जाने की घटना से पूरा इलाका शर्मसार है। अब पुलिस इस धंधे से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक बेसहारा और मजबूर लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर इस गैंग के गुर्गे आसानी से अपना धंधा अंजाम दे रहे थे। गैंग रेलवे स्टेशन मुरादाबाद से चलता है। बेची गई लड़कियों में एक उन्नाव की है और दूसरी असम की, जिन्हें धोखा देकर बेचा गया था और डरा धमका कर रखा गया था। इन दोनों बच्चियों को एक वेस्ट बंगाल की है, एक दूसरे जनपद की है, यूपी की ही। ये दोनों लड़कियां रेलवे स्टेशन पर कोई लाया और रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग दंपत मिले। उन्होंने ले जाकर इसको बिलारी थाना के अंतर्गत बेचा। दोनों नाबालिग लड़कियों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। वो अपने घर जाने की गुहार लगा रही हैं। पुलिस ने खरीदारों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी वो बेचने वाले गिरोह तक नहीं पहुंच पाई है। देहरादून में शराब के शौकीन रईसजादों ने नशे में धुत होकर 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की जान ले ली।
एक तो बेकाबू रफ्तार, ऊपर से नशे का कॉकटेल। देहरादून में बिगड़ैल रईस जादव ने किस तरह सड़क पर लोगों का चलना दूभर कर दिया है, इसका अंदाजा इस गाड़ी की हालत को देखकर लगाया जा सकता है। हादसे के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं। 100 किलोमीटर से भी ज्यादा तेज रफ्तार से भर्राटा भरती ये कार सड़क पर डिवाइडर से टकराकर हवा में उछली और एक पेड़ से जा टकराई। एयरबैग खुलने से कार में सवार लोगों की जान तो बच गई, लेकिन हादसे में सड़क पर चल रही 2 महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। पिछले 24 घंटों में यह कोई पहला मामला नहीं है। सड़क पर लापरवाही से गाड़ी भगाने और लोगों को कुचलने का एक और मामला देहरादून के प्रेमनगर इलाके में सामने आया। यहाँ सड़क पर किनारे चल रहे करीब 1 दर्जन लोग रईस जादव की लग्जरी कार की चपेट में आ गए। इस हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की मौत मौके पर ही हो गई। देहरादून की सड़कों को बेकाबू रफ्तार की वजह से हादसे आम बात हैं, लेकिन पुलिस पर आरोप लगते रहे हैं कि वो ऐसे मामलों में सख्ती नहीं बरतती, जिससे सड़कों पर बेपरवाह ड्राइविंग और नशे और रफ्तार का कॉकटेल थम नहीं रहा। यूपी के बलरामपुर में एक दारोगा पर थाने में ही एक युवती की इज्जत को तार-तार करने का लगा है आरोप। जिस वर्दी पर लोगों की रक्षा का जिम्मा है, एक बार फिर उसी वर्दी के कारिंदे ने उसे दागदार कर दिया। ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है यूपी के बलरामपुर से, जहां एक पुलिस अधिकारी ने हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए थाने में ही एक युवती की इज्जत को तार-तार कर दिया। ललिया थाना के मथुरा पुलिस चौकी इंचार्ज महेंद्र यादव पर युवती ने आरोप लगाया कि सोमवार को दारोगा महेंद्र पीड़ित और उसकी दादी को पुलिस चौकी लाया, जहां उसने 2 दिनों तक उसके साथ रेप किया। मामले का खुलासा बुधवार को उस समय हुआ जब पीड़िता को कोर्ट लाया गया, जहां पीड़िता ने अपनी आप बीती सुनाई। कोई टेंशन नहीं है, सो जाओ। मेरे दिल में तो कोई काला नहीं था, वहीं से रात में मेरे साथ। हालांकि मामले में एसपी ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया है, उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल उठता है कि जब लोगों की रक्षा करने वाले ही हैवान बन जाएंगे तो लोगों की रक्षा कौन करेगा। यूपी के सीतापुर में मासूम को दफन किए जाने के मामले में मासूम की मां का भी नरकंकाल मिला है। यूपी के सीतापुर में 4 दिनों पहले चाचा चाची द्वारा बच्ची का अपहरण कर जिंदा दफनाए जाने के मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरोपी चाचा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस को बच्ची तनु की लापता मां रुचि का कंकाल मिला है। पुलिस आरोपी चाची की तलाश अभी कर रही है। मामला सीतापुर के मानपुर थाना इलाके में नवराजपुर गांव का है, जहां 4 दिनों पहले एक 7 साल की बच्ची मिट्टी में दबी हुई मिली थी, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद पता चला कि मासूम की मां भी पिछले 15 दिनों से लापता थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चाचा समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो एक बड़ा खुलासा सामने आया। आरोपियों ने तनु की मां रुचि को भी मारकर एक नदी के किनारे फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर रुचि का कंकाल बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस अभी भी आरोपी चाची को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उत्तराखंड में रुद्रपुर जिले की डीएम पर हिटलर शाही का आरोप लगा है। उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए राज्य के आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया है। उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले राज्य के आंदोलनकारी अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं और साथ ही अपने जिलाधिकारी पर हिटलरशाही का आरोप लगा रहे हैं। सर, हम तो कितने साल से चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। न पेपरों की कटिंग, अब सबकी तो LI की रिपोर्ट होती है नहीं। अब एक जने ने तो आंदोलन किया नहीं है, सभी लोगों ने मिलकर आंदोलन किया है। अब हम लोगों की कटिंग मान नहीं रहे हैं वो। अब जिसके पास LI की रिपोर्ट या कोई अस्पताल की रिपोर्ट है उसको 2 कह रहे हैं। अब हम लोग क्या करें सर, हम तो आंदोलन करने पर मजबूर हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जिलाधिकारी उधम सिंह उनकी नहीं सुनते और कानून का वास्ता देकर तुगलकी फरमान सुनाते हैं। वहीं जब जिलाधिकारी से इस बारे में पूछा गया तो जिलाधिकारी का कहना है कि नियम और कानून के तहत हर कार्य को निष्पक्ष रूप से किया जाएगा। रुद्रपुर के कलेक्टर भवन में जब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राज्य आंदोलनकारियों की बैठक हुई तो जनपद भर से राज्य आंदोलनकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को लेकर आंदोलनकारियों और जिलाधिकारी के बीच बहस हो गई। इस बहस में एक और जहां आंदोलनकारी अपनी चिन्हीकरण की शर्तों में कुछ रियायत देने की मांग कर रहे थे, तो वहीं जिलाधिकारी उन्हें कानून का पाठ पढ़ाकर चुप बैठने की हिदायत देते नजर आ रहे थे। कर्मियों के बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे पेंडिंग चल रहे थे, उसमें काफ़ी टाइम से शिकायतें आ रही थी, लोग मुझे मिल के भी ये बात रख रहे थे। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने जो समिति है उसकी बैठक की और उसमें निर्णय लिया गया कि जो भी जियो के अनुसार जो लोग भी पात्रता रखते हैं, जिनके भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, उनको उसमें शामिल कर लिया जाए। वैसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट मिले हैं, उनको हम लोग उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। इस बैठक में डीएम साहब ने कमेटी के किसी सदस्य की बात नहीं सुनी और अपना तुगलकी फरमान जारी कर दिया। आंदोलनकारी अब इसके खिलाफ नया आंदोलन छेड़ने के मूड में हैं।